नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ सुरेंद्र डॉक्टर हैं, वो मौजूद हैं, जो कि नाहड़ में एसएमओ हैं। अब जो पूरा कोरोना काल चल रहा था, इस समय पे जो भी सिचुएशन सामने आई या इनको कौन कौन सी दिक्कतें आई, लोगों के भी हमें बार बार इस प्रकार से फ़ोन आते रहे कि उनके साथ भी बहुत सी जो दिक्कतें हैं वो चलती रही। और इन सभी विषयों पर आज हम इनसे कुछ बातें जानेंगे और इनके साथ आज हम चर्चा करेंगे कि इनको एक्चुअल में क्या दिक्कतें आई, क्योंकि कोरोना एक इस तरीके का पेंडेमिक था, एक इस तरीके की जो महामारी घोषित हुई थी, उसके अंदर लोगों के अंदर भय बहुत ही ज़्यादा देखा गया। तो आइए इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि इस दौरान में आपकी टीम, आपके जितने भी साथी हैं, उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हमारी टीम को जो मेन समस्या थी, लोगों में भय ज़्यादा था और कोरोना से भय के कारण लोग खुद ही अपना ऑक्सीजन का प्रबंध करना, इंजेक्शन का प्रबंध करना, कोई भी पेशेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो वो होम आइसोलेशन की ना सोच के सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोशिश कर रहा था जी। तो हमें जब ये फीडबैक नीचे से हमें मिला अपने आशा वर्कर से, एएनएम से और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे और हमारे मीडिया के माध्यम से भी जो आ रही थी खबरें, तो हमने एक अपनी जो कॉल लाइन एक शुरू की, हेल्पलाइन, उसके थ्रू लोगों को समझाया कि आप इसको भय के रूप में ना लेके और पॉजिटिव आने पर अपना होम आइसोलेशन करें और आराम से आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मापें, होम घर पे ही अपनी दवाइयाँ लें। अगर कोई समस्या आती है, 94% सैचुरेशन कम जाती है, तो फिर उसके लिए फिर हम हॉस्पिटल में हमने अपनी एम्बुलेंस सुविधा फ्री कर रखी थी, उस पर कॉल करें और प्रॉपर तरीके से फिर अपने सिविल हॉस्पिटल में या एसडीएच कोसली में या प्राइवेट हॉस्पिटल में तब आप जाएं। आप लोगों का जो एरिया है, या हम स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो ये एक रूरल एरिया है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास कौन कौन सी जिम्मेवारियाँ थी? क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो तो यहाँ पे हैं नहीं कोई भी, तो आप लोगों को कौन कौन सी जिम्मेवारियाँ सौंपी थी सरकार ने? हमारे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी, हमारा वैक्सीनेशन का कैंपेन साथ साथ चल रहा था अभी, जो कि नाहड़ ब्लॉक में जनवरी 2021 से चालू है। शुरुआत में हमें थोड़ी समस्या आई, जो कुछ भ्रांतियाँ थी लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कि इससे समस्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने ही सबसे पहले वैक्सीन लेके और इसकी शुरुआत की और लोगों को जागरूक किया। हमारी टीम घर घर जाके, गांव-गांव जाके जागरूक किया कि इससे हमने तो वैक्सीन लगवा ली है, हमें कोई समस्या नहीं आई है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो उनके अंदर धीरे धीरे उनके अंदर चेंज भी हुआ और वैक्सीनेशन का कार्य चलता रहा। दूसरा, हमने इसके लिए सैम्पलिंग का काम था, तो किसी भी मरीज़ को समस्या हो रही थी तो हमने उनको जल्दी से जल्दी सैंपल करके और उसको चेन को, जो कोरोना की चेन थी, उसको तोड़ने का कार्य किया। गांव-गांव जाके सैंपलिंग टीम हमारी अब भी लगभग 100 सैंपल हर पीएचसी पे चल रहे हैं और उनको सैंपल लेने के बाद मैं लोगों को एक ही सलाह दी है कि आप सैंपल लेने से और रिपोर्ट आने तक आइसोलेट रहना। आपको ये सोचना है कि जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक हमें दूसरे किसी भी बंदे से मिलना नहीं है। तो इस तरह से अब हमारे हॉटस्पॉट ज़्यादा हो गए थे, अब वो 0 हो गए हैं, केवल 5 ही पेशेंट होम आइसोलेशन में। जी सर, आपने अभी जो आपके हेल्थ वर्कर हैं उनकी बात की, तो इस दौरान में, इस भय के माहौल में आप लोगों को अपने हेल्थ वर्कर्स को भी मोटिवेट करना पड़ा होगा, तो उस समय पे आपने उन लोगों के अंदर क्या देखा और उनको कैसे मोटिवेट किया? मैं हेल्थ वर्कर की बात करूं तो हेल्थ वर्कर हमारे शुरू से ही मोटिवेटेड हैं और लगातार हम अपने हेल्थ वर्कर से मीटिंग, चाहे हमारे सिविल सर्जन सर हो, डेली हमारी लगभग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक डॉक्टर्स की मीटिंग होती है। इसी प्रकार हम अपने ब्लॉक लेवल पर डॉक्टर्स और वर्कर्स की मीटिंग करते हैं। सब सेंटर पर हमारी जो एएनएम बहन जी है, वो आशा वर्कर्स के साथ मीटिंग करती है, क्योंकि हम एक साथ सभी मिल नहीं सकते कोरोना में, क्योंकि ज़्यादा एकत्र होकर हम नहीं कर सकते। तो हमने एक अपना अलग से मोटिवेट करने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है।
तो उसी हिसाब से हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। कुछ हमारे लगभग ब्लॉक में 30 से 35 वर्कर और डॉक्टर्स पॉजिटिव आ गए थे, तो उनमें से सभी लगभग ठीक होकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान बस एक समस्या जो हमारी रही कि जो वर्कर्स थे उनकी फैमिली कुछ जो मतलब कि हेल्थ वर्कर नहीं थे, जिसके वाइफ थे या हस्बैंड थे और घर वाले माँ बाप थे, तो उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पाई थी। तो उनको जो पॉजिटिव आ गए थे उनको, और जो काम कर रहे हैं उनको बस यही समस्या रही कि मैं पॉजिटिव आ गया तो कहीं मेरी फैमिली पॉजिटिव ना आ जाए जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। तो हमने सिविल सर्जन सर के माध्यम से ये बात सरकार को पहुंचाई भी है, तो जल्दी ही इसका भी कुछ न कुछ निकल जाएगा। अब तो सभी को 18+ को चालू कर दिया गया है, तो अब जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट करवाएंगे अपनी फैमिली को भी। यहाँ पे इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, आपके क्षेत्र की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत से हॉटस्पॉट बनाए गए थे और साथ साथ जो होम आइसोलेशन का कार्य था वो भी चल रहा था। तो होम आइसोलेशन का जो कार्य था उसमें आप लोग कैसे देख रेख कर रहे थे, और साथ साथ जो हॉटस्पॉट हैं उनको काम जो कम करना था आपको, तो उनको कैसे कम किया गया या आप लोगों ने कैसे क्या किया वो सब? जो अपने नाहड़ ब्लॉक में 11 हॉटस्पॉट विलेजेस बन गए थे, और उसके लिए सरकार ने एक विलेज सर्वे हेल्थ स्कीम चालू की थी, जिसमें सभी हॉटस्पॉट विलेजेस में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे कि अगर किसी भी उस गांव के किसी भी मरीज के पास अगर आइसोलेट होने के लिए घर में बिल्कुल अलग से आइसोलेट होने के लिए जो नॉर्म्स है उसके अनुसार सुविधाएं नहीं है, तो वो वहाँ पर आकर आइसोलेट होंगे और उनको वहाँ पे दवाई भी मिलेगी। वहाँ पे वर्कर्स की ड्यूटी भी लगाई गई थी और वहाँ पर डॉक्टर्स की विजिट लगाई गई थी। तो 2 बार उस आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टर्स विजिट करेंगे। उस पूरे गांव में सर्वे करवा के जिस भी मरीज को बुखार, खांसी या कोरोना कोई भी सिम्टम थे, उनको वहीं पर टीम भेजकर और उनका सभी का सैंपल कराया गया, और जितने भी पेशेंट रैपिड टेस्ट कराए गए उनके, जिसकी रिपोर्ट तभी आ जाती है, और उनको तभी की तभी हमने आइसोलेट कर दिया और आइसोलेट करके चेन तोड़ने का काम किया। और कोरोना की चेन तोड़नी ही सबसे ज़रूरी है। जो चेन हमने तोड़ दी तो कोरोना की कमर टूट गई और वो धीरे धीरे हमारे सभी हॉटस्पॉट थे वो ठीक हो गया। आपने अभी रैपिड टेस्ट की बात की, उसमें बहुत सी जो चीज़ें थी वैसे निकल करके सामने आई कि जहाँ पे आप लोगों ने गांव में जा कर के रैपिड टेस्ट करवाए तो वहाँ उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी, और अगर दूसरे केंद्र पे जाके उन्होंने वही अपना चेकअप करवाया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव। तो ये किस प्रकार से क्या हो रहा है? जो रैपिड टेस्ट है एक RT-PCR टेस्ट है। कोई भी टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। उस टेस्ट की एक सेंसिटिविटी होती है, उसमें परसेंटेज होती है कि 95%, 90% ये टेस्ट सेंसिटिव है। अभी एक्चुअल में क्या था कि कुछ जो परेशानियां थी वो लोगों को भी आ रही थी, और उसी दौरान में बहुत से जो अपने गांव हैं या ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे भी लोगों को अब वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आई थी। तो उस समय पे आप लोग कैसे संभाल पा रहे थे उसको? अभी जो वैक्सीनेशन का कार्य है हमारा, वो थोड़ा सा जो 18 जो स्टेट कंपोनेंट है और सेंटर, दो हेड से वैक्सीन आ रही हैं। तो स्टेट की जो वैक्सीन की सप्लाई है वो कम है, जो कि हम 18 से 45 में हम लगा रहे हैं। उसकी सप्लाई थोड़ी कम होने की वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि 21 तारीख के बाद अच्छे से सप्लाई शुरू हो जाएगी, और हम जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले भी मैं यहाँ पे एक दिन आया था, तो उस समय पे कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और वो बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन के दौरान में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिला, और कुछ अभी आए हैं तो उनको वैक्सीनेशन हो रहा है। तो उस समय पे क्या कुछ ऐसा था? वैक्सीनेशन का जो हमारा नंबर से करवाने का पर्पज़ ये है कि जो जल्दी आए उसका टाइमली हो जाए और चला जाए। लेकिन जो ये आपको बातें मिली हैं, हमने जो भी पेशेंट कोई अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है या किसी को क्रोनिक डिजीज़ है, कोई शुगर है, हाइपरटेंशन है, कोई किडनी की बीमारी है, तो उनको यहाँ पर नंबर से पहले ही प्राथमिकता देके जल्दी वैक्सीनेशन कराया जाता है ताकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या उनकी फैमिली है वो साथ आए हुए हैं उनको कराने के लिए, तो उनको भी हम प्राथमिकता पे करते हैं
ताकि उनको जल्दी वैक्सीन करा के यहाँ से फ्री होकर और वो अपना काम ड्यूटी जहाँ भी उनकी लगी, क्योंकि कोई भी हेल्थ वर्कर छुट्टी पे नहीं है, तो वो वैक्सीन कराकर जल्दी से जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके और कोरोना में जो उनको ड्यूटी असाइन हो रखी है उन मरीजों का काम करे। ये मुझे भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन ये एक उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी को जो भी क्रोनिक डिजीज वाले को, किसी दिव्यांग को, हेल्थ वर्कर को, इनको समस्या ना आए, इसलिए ये हमने खुद ही चालू किया था। और कुछ हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन का सिस्टम भी है। तो जो ऑनलाइन के थ्रू जो हमारे रजिस्टर होते हैं, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि तभी जब आते हैं तभी करें, और ऑफलाइन वालों को हम बाद में करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पे स्लॉट मिला होता है 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, तो वो जब भी पहुंच जाते हैं। तो अगर वो कोई मरीज़ 11 बजे आएगा, उसका स्लॉट 11 से 12 है, तो हमें उसको 11 से 12 में ही करेंगे। चाहे दूसरा मरीज़ ऑफलाइन है, वो पहले से खड़े हैं, तो ऑनलाइन वाले को हम पहले निकालते हैं। तो ये हमने एक अपनी व्यवस्था बनाई हुई थी। सर, इस समय पे जो हमारे दिव्यांग हेल्थ वर्कर थे, उन लोगों को सरकार की तरफ से एक विशेष छूट थी कि वो अपने घर से भी वर्क कर सकते हैं, या फिर जैसे उनको सूटेबल लगे उस तरीके से वो वर्क करें। लेकिन आप यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पहुँचे भी हैं, यहाँ हरदम आप रहते हैं, तो क्या ऐसा है जो आपको खींच लाते हैं? देखो, मैं एज ए SMO खुद भी मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ। मैं पे जो जिम्मेवारी है वो बड़ी मिली हुई है, और बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम छूट को छोड़ के, अब तो हर हेल्थ वर्कर, हमारी जो पूरी टीम है, वो छूट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। लोगों के स्वास्थ्य के लिए संडे, गेस्टेड हॉलीडे, सभी दिन, पिछले 3 महीने से सभी दिन कोई छुट्टी लिए बिना पूरी टीम लगी हुई है। चाहे कोई फिजिकली हैंडीकैप हो, चाहे किसी को क्रोनिक डिजीज हो, एक भी वर्कर ने कोई छुट्टी नहीं ले रखी, और सभी लगातार काम कर रहे हैं, इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि लोगों को जितना हो सके इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके। जी सर, इसी कोरोना पेंडेमिक में हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा, जिस तरीके से पूरे देश में अफरा तफरी मिली थी, रेमडेसिविर को लेकर के हो, चाहे या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के हो, तो इस तरह की अफरा तफरी क्या आप लोगों ने भी देखी अपने इलाकों के अंदर जा कर के, या फिर आप लोगों के पास ऐसी शिकायतें आई कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या किस प्रकार से क्या रहा पूरा? जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भय ज़्यादा था, अवेलेबिलिटी थी, लेकिन लोगों ने भय के कारण ऑक्सीजन के सिलेंडर भी और रेमडेसिविर भी, और कुछ अब फंगस का भी चल रहा है, एम्फोटेरिसिन का, तो वो पहले से ही जो पॉजिटिव आ गए उन्होंने बेड बुक कर दिए, जो नहीं आए उन्होंने सिलेंडर घर पे रख लिए। तो कुछ इस तरह से वो भय के कारण, जो भय था उस कारण वो कहीं ना कहीं उन्होंने स्टोर कर लिया, अपने बचाव के लिए पहले से रख लिया। तो एक पॉइंट पे कुछ दिन के लिए समस्या रही थी। बाद में जैसे जैसे हमारे पास फ़ोन आए, हमें पता चला, हमने लोगों को, सभी अपनी टीम को मोटिवेट करके, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ोन करके, उनसे मिल के उनको मोटिवेट किया कि आप घबराए नहीं। और हमारे लगभग 90% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। तो सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल 5% लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन होगी, लेकिन एक टाइम पे, थोड़े टाइम में कुछ संघर्ष रहा, कुछ दिक्कतें भी हुई लोगों के साथ। आपके जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या उनको कहेंगे? और साथ साथ जो आम जनता है आपके एरिया की, यहाँ की, उनको आप क्या संदेश देंगे इस समय पे, जब एक भय का माहौल बना हुआ है और धीरे धीरे जो लॉकडाउन है वो भी खुलने की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे जो एक एक स्टेप करके खोला जा रहा है उसको, तो इस समय पे क्या क्या सावधानियाँ वो बरतें? मैं अपने हेल्थ वर्कर्स को तो यही कहूँगा कि अपना सबसे पहले अपनी हेल्थ का और अपने फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखते हुए जो पूरी सावधानी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। जो भी एरिया में लोग हैं उनसे कांटेक्ट में रहें, ज़्यादा कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, व्हाट्सएप से, फ़ोन करके, या फिर अपनी दूरी से ही बात करके, जिस भी प्रकार से उनसे कांटेक्ट में रहें और पूरा अपना प्रोटेक्शन ले। क्योंकि अगर
हमारे वो वर्कर हैं, जी। वो ही वॉरियर हैं। तो उनको कोरोना से लड़ना है, मरना नहीं है। वॉरियर का काम लड़ाई का है, कोरोना को मारना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए अपनी सावधानी पूरी रखें। लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने लगाया हुआ है और कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरी अपील ये है कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, और बाहर भी जाते वक्त पूरी सावधानी का पालन करें। और अगर किसी को कोई समस्या है, लग रहा है कि कोई बुखार आ रहा है, कोई जुखाम है, कोई सिर में दर्द है, बॉडी एक है, पेट में दर्द है, बहुत सारे सिम्टम हैं जी। जो कुछ लोग इसको टाइफाइड समझ के दूसरे टेस्ट कराते रहते हैं। और वो जो कोरोना का जो मेन इन्फेक्टिव पीरियड होता है, उस दौरान वो घूम के उसको फैलाते हैं। तो कृपया सभी ध्यान दें, कोई भी अगर सिम्टम होता है सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें, हमारी टीम को सूचित करें, टेस्ट करवाएं अपना। जब तक रिपोर्ट ना आए बिल्कुल भी किसी से ना मिलें। और जितना जल्दी हम इस चेन को तोड़ देंगे तो एक दूसरे से जब तक संक्रमण नहीं होएगा तो कोरोना कंट्रोल में रहेगा। अगर चेन कोरोना को बनाने का मौका मिलेगा तो कोरोना फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और हमें सभी हमारे जो एरिया के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी यही अपील है कि चेन ना बनने दें। जब भी कोई समस्या लगे टेस्ट जल्दी से जल्दी कराएं और रिपोर्ट आने तक अपने आप को आइसोलेट रखें। सर, एक आखिरी सवाल, आप लोगों के पास क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई निर्देश आए हैं या तीसरी लहर को लेकर के क्या कुछ बताया गया है या कोई संदेश दिए गए हैं? तीसरी लहर को लेके कुछ मीडिया में न्यूज़ हैं, कुछ हमें मीटिंग में भी ये बताया गया है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है जी। और उसकी तैयारी हमारी लगातार चल रही है। चाहे वो ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की हो, चाहे वो एम्बुलेंस को बढ़ाने की हो, चाहे वो बच्चों के वार्ड बनाने की हो, चाहे वो बच्चों के लिए मशीन खरीदने की बात हो, चाहे छोटे नेबुलाइजर खरीदने की बात हो। तो हर लगभग 18 साल या मैं कहूँ 15 साल से बड़े लोगों के लिए लगभग तैयारी काफ़ी कर चुके हैं हम ये दूसरी लहर के बाद। तो बच्चों की जो छोटे बच्चों की जो बहुत छोटे हैं, अगर वहाँ दिक्कत आती है उसकी तैयारी सरकार पहले से कर रही है ताकि इस तरह की अफरा तफरी ना मचे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप लोग जिस प्रकार से देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एसएमओ साहब ने हमें बताया अभी कि किन किन दिक्कतों का सामना उनकी पूरी टीम को करना पड़ा है और वो खुद एक दिव्यांग होते हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय से जब से भय का माहौल बना है कोरोना को लेकर के, लोगों के बीच में जो अफरा तफरी देखी जा रही है उसके बारे में भी इन्होंने साफ तौर पे बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप उसके लिए प्रिकॉशंस बरतें या फिर साथ साथ आप उसके लिए अपनी जो भी हो सकता है दवाएं लें, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है इससे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोरोना है तो आपकी जान ही चली जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है जो लोग इससे बच कर के निकले हैं, जो लोग ठीक हुए हैं। तो आप लोग भी उम्मीद ये रखें कि आप लोग ठीक हो जाएंगे और आप भविष्य में कोरोना को हराने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं और इन हेल्थ वर्कर्स का भी आप सपोर्ट करें, इनको कोऑपरेट करें। जब भी आपके घर पे आते हैं या आपके आसपास के क्षेत्र में आते हैं, जब वैक्सीनेशन के लिए आएँ चाहे किसी और काम के लिए आएँ, तो आप इनको कोऑपरेट करें और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी आप प्रेरित करें ताकि देश को एक सुरक्षा कवच मिल सके और उसके बाद में बहुत सी जो जानें हैं उनको जाने से बचाया जा सके। तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, आप और हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनको प्रेरित करें और वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ भी हो सके, सबको वैक्सीनेटेड करवाया जाए ताकि भविष्य इस देश का सुरक्षित रहे और ऐसे जो कोरोना योद्धा हैं वो भी लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करते रहें। लेकिन आप लोगों की अगर कोई समस्याएं हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, हमें लिख भेज सकते हैं, कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ के जो एरियाज़ हैं उनसे के जो भी स्वास्थ्य केंद्र रहे हैं उनके अंदर आपको अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपकी हेल्प के लिए ही मौजूद हैं और ये उन सभी कार्यों को देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो उनको भी ये लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।